स्वागत है आपके अपने एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हार्ट की स्ट्रक्चर, जिसमें आप शामिल करेंगे हार्ट की वाल में क्या क्या पाया जाता है। इसके बाद में चैम्बर साइज, वाल की थिकनेस, वाल फोल्ड, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल्ड अपन चर्चा करेंगे। यानी इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो पूरा का पूरा कंप्लीट मायोजेनिक हार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हार्ट जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो किसी नर्व इम्पल्स के द्वारा जनरेट होती है, जो पास ही में स्थित एक नर्व गैंग्लियन से सिग्नल आता है, उसके द्वारा उस नर्व के सिग्नल से वो हार्ट बीट इनिशिएट होती है। तो ये हो गया मायोजेनिक हार्ट। और यदि यही हार्ट बीट इनिशिएट हो किसी स्पेशल हार्ट की मसल्स के द्वारा तो ये मायोजेनिक हार्ट होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड एंड सम एनालिट्स, इनमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है और न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, और मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है वर्टिब्रेट में। तो देखिए, कुछ बेसिक बेसिक बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिश की अगर हम बात करें तो फिश में दो चैम्बर पाए जाते हैं, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। दूसरी बात हम करें, यदि डिप्नोई की हम बात करते हैं या उसके अलावा हम एम्फीबिया की बात करें तो इनमें तीन चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, या इसको हम सिंगल ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। मोर करेक्ट सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, बट इनकम्प्लीट डबल भी कह सकते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स में देखिए, अगर चैम्बर की बात की जाए तो इसमें चैम्बर तो वही तीन ही चैम्बर होते हैं, लेकिन जो सेप्टम होता है वो सेप्टम, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। तो सेप्टम जो होता है इसमें आधा सेप्टम बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3.5 चैम्बर ये लिखा हुआ है। लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें सिंगल ही पाया जाता है, तो ये आधा सेप्टम तो इसमें बन चुका होता है, लेकिन चूंकि दोनों चैम्बर का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है तो इसको एक ही चैम्बर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 चैम्बर लिखा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल, एलिगेटर। देखिए, क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो हैं ये एम्फीबिया में आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया इनका। बाकी बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर पाए जाते हैं और कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। अब हार्ट की बात हो गई थी, दो प्रकार का हार्ट, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक में जो इम्पल्स जनरेट होता है, कंट्रैक्शन वेव, वो नर्व सिग्नल से जनरेट होती है। और मायोजेनिक हार्ट में मसल्स, एक स्पेसिफिक मसल्स जिसको कार्डिक मसल्स आप कह सकते हैं, उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन वेव का निर्माण होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हार्ट वाल की। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मायोजेनिक हार्ट ये आप पढ़ रहे हैं। अब अगर उस वाल को आप काट के देखते हैं, इसकी वाल को, तो आप बाहर से जैसे अंदर की साइड चलेंगे तो बाहर से अंदर की साइड क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखिए। बाहर सबसे पहले फाइब्रस लेयर आएगी। इसमें फाइब्रस लेयर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा और मजबूती, दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर, ये जो बीच से डॉटेड लाइन है ये है। इसके बाद में आप अंदर की साइड में यहाँ विसरल पेरिकार्डियम देख सकते हैं। इसके अंदर की साइड में मायोकार्डियम, जो बीच वाला लेयर है आप ये देखेंगे। और सबसे अंदर की साइड में जो ये वाला है ये एंडोकार्डियम कहलाती है। तो देखिए, अगर फिर से हम बात करें तो पहली लेयर पेरिकार्डियम, उसके बाद में दूसरी मायोकार्डियम, और इसके बाद में तीसरी अगर लेयर की हम बात करते हैं, तीसरी सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें तो एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को सबसे पहले हम देखते हैं। पेरिकार्डियम का सबसे बाहरी पेरिटल पेरिटोनियम। और देखिए, किसी भी संरचना का सबसे बाहरी अगर कोई लेयर होती है तो वो वाइट फाइबर कनेक्टिंग टिश्यू की ही बनी होती है, तो ये WFCT की बनी होती है। इसके बाद इसकी निचली लेयर जो कि विसरल पेरिटोनियम होती है, ये विसरल पेरिटोनियम बटी होती है दो लेयर्स में। इसमें एक
पैरिटल पेरिटोनियम होती है और एक विसरल पेरिटोनियम होती है। दोनों ही बनी होती हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, SSET से, और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। देखिए हार्ट एक संकुंचनशील संरचना है जिसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस पाई जाती है, यानी हार्ट धड़कता रहता है। तो देखिए उसमें उसकी जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में आपस में घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि एक संकुंचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। तो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, वो कम हो जाता है। अब दूसरी स्ट्रक्चर जो है इसकी वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यही वो संरचना है, यही वो लेयर है जिसमें मसल्स पाई जाती हैं, जिनको कार्डियक मसल्स बोला जाता है। इन मसल्स की कुछ खासियत है, ये ऐसे नॉर्मल मसल्स नहीं है, ये स्पेसिफिक मसल्स है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें थकान नहीं होती है, नॉन फैटिक मसल्स होती हैं। दूसरी बात कि इनमें टाइट जंक्शन पाए जाते हैं और डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। टाइट जंक्शन मिलने से यहाँ क्या अभिप्राय है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में टाइट जंक्शन है। तो टाइट जंक्शन होने की वजह से ये आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगी, ये आपको एक ही यूनिट ऑफ सेल नज़र आएगी। तो आपको लगेगा कि ये एक ही यूनिट ऑफ सेल है। तो इससे काम करने में आसानी हो जाएगी दोनों, क्योंकि दोनों सेल्स जो होती हैं वो आपस में टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अगर यहाँ पे गैप जंक्शन होता तो गैप जंक्शन, ऐसे गैप जंक्शन होता तो गैप जंक्शन में दोनों के बीच में गैप यहाँ पे पाया जाता। तो दोनों के बीच में दो आदान प्रदान जो ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये ऐसी मसल्स हैं जिनमें फैटिक और टाइम तो बिल्कुल नहीं होता इनके पास में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस काम करती हैं। तो इसलिए इनमें टाइट जंक्शन पाया जाता है। और इसके बाद ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं और ये स्ट्रेटेड मसल्स भी होती हैं। अब नॉन फैटिक क्यों, क्या काम करती हैं, तो इनमें थकान नहीं होती है। तो थकान क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका पहला रीज़न है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मसल्स थकती है क्योंकि उसमें धीरे 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 काम करने के पश्चात उसमें एनर्जी की कमी आ जाती है। तो जैसे ही एनर्जी की कमी आई, माइटोकॉन्ड्रिया आपने ज़्यादा कर दी है, एनर्जी की कोई कमी अब नहीं होने वाली है। दूसरी वहाँ पे आ सकती है ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को सही दुरुस्त करने के लिए आप एक तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ा दीजिए। तो जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे, ब्लड सप्लाई बढ़ाने से ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आपके पास में आएगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होगी ज़्यादा हो तो वो पूर्ति हो जाएगी उसकी। दूसरी बात, आपने यहाँ मायोग्लोबिन पहले से दे दिया इनको। एक तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ऊपर से आपने इनको मायोग्लोबिन भी दे दिया कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो इस वजह से ये मसल्स जो होती हैं कभी थकती नहीं है। तो ये बात हो गई मायोकार्डियम की, जो कार्डियक मसल्स होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम एंडोकार्डियम की, जो कि बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से। तो ये इनकी हार्ट की तीन जो लेयर होती हैं, हमने इन तीनों लेयर्स की बात कर ली, और बीच वाली जो लेयर होती है ये मसल्स की लेयर होती है। बस इतना ध्यान में रखना है हमको। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, कुछ डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भ्रूणीय जो विज्ञान है उसके हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो, इसमें जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे ब्लड की, वेन की, आर्टरी की, और इसके अलावा जितनी भी संरचनाएं हैं वो सभी, यानी हार्ट और हार्ट से जुड़ी हुई सभी संरचनाएं, जिसमें ब्लड कंपोजिशन आ गया आपका, वेन आ गई, आर्टरी आ गई, वाल आ गए, सब कुछ एवरीथिंग ये भ्रूणीय, अगर एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें तो ये मीजोडर्म से बनती है। इनकी उत्पत्ति और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो मीजोडर्मल होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट की सबसे भीतरी जो आपने संरचना पढ़ी थी जिसको आपने एंडोकार्डियम बोला था, सबसे अंदर की जो वाल है हार्ट की वो, उसके अलावा ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है एंडोथीलियम जिसको बोला जाता है वो, ब्लड वेसल्स में तीन लेयर होती हैं, एपिथीलियम, मेजोथीलियम और एंडोथीलियम। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोथीलियम वो, और हार्ट की जो सबसे अंदर वाली दीवार है एंडोकार्डियम वो, ये दोनों एक्सेप्शनली एंडोडर्म से निर्मित होती हैं, एंडोडर्म से डेवलप्ड होती हैं। इसके अलावा हार्ट की जितनी भी संरचनाएं होती हैं सभी मेजोडर्म से उत्पत्ति उनकी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हार्ट वाल की, कि इसमें आप ये देख सकते हैं
आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि वॉल की थिकनेस बताई गई है इससे, इन दोनों में किसकी थिकनेस ज़्यादा है और इन दोनों में किसकी थिकनेस ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ थिकनेस कम है, यहाँ थिकनेस ज़्यादा है। इसकी थिकनेस ज़्यादा क्यों रखी गई है वो भी आप समझेंगे। चैम्बर साइज क्या है वो भी आप यहीं पे समझेंगे। उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इतना आप जानते हैं। इससे बीच से गुजरने वाले इस सेप्टम को इंटर ओरिक्यूलर सेप्टम कहा जाता है। देखिए, इंटर का मतलब होता है के बीच, ओरिक्यूलर का मतलब होता है एट्रियम। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हार्ट में, ये एट्रियम कहलाता है। नीचे वाला जो हिस्सा है ये वेंट्रिकल कहलाता है। दो एट्रियम के बीच, दो एट्रियम के बीच, ये वाला और ये वाला जो एट्रियम है, लेफ्ट राइट एट्रियम, इन दोनों एट्रियम के बीच यानी इंटर ओरिक्यूलर। और सेप्टम का मतलब कोई भी तिरछी संरचना, कोई भी पट समान संरचना जो इन दोनों को अलग कर दे, इन दोनों को अलग अलग कर दे, उसको कहते हैं सेप्टम। तो इंटर ओरिक्यूलर सेप्टम, इसका मीनिंग आप समझ गए हैं। इंटर यानी के बीच, ओरिक्यूलर यानी दोनों एट्रियम जो है इनके बीच पाया जाने वाला सेप्टम इंटर ओरिक्यूलर सेप्टम कहलाता है। कोई टेक्निकल नाम नहीं है, एकदम देसी नाम है ये, जिसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ एक दो छोटी छोटी गुटके जैसी संरचनाएं देख तक सकते हैं यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है एनुलर पैड। इसके नीचे लिखा है इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन वेव का निर्माण होता है, सिग्नल आता है और सिग्नल प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। तो अगर ये चालक होगी, पूरी की पूरी अगर ये वाल चालक बना दी जाए और आपस में इसको इंटरकनेक्टेड जोड़ दिया जाए, तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगा पूरा का पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक साथ रिलैक्स हो सकता है। अगर ये यहाँ पे एनुलर पैड नहीं लगाए जाए, मान लो सपोज करो, और पूरा हार्ट आपस में ऐसे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि दोनों एट्रियम आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसकी वाल में जो नर्व इम्पल्स आते हैं एक साथ आते हैं, और नीचे जो दोनों वेंट्रिकल हैं इसकी नर्व में भी कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्स एक साथ आते हैं। अगर चारों एक साथ, चारों चैम्बर एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन इनमें पाया जाए तो हार्ट फेल हो जाए। इसी वजह से चारों चैम्बर में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। हाँ, चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन चारों चैम्बर में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो फिनोमेना यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसलिए कि चारों में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं हो, इसके लिए आपने एनुलर पैड लगा दी। एनुलर पैड लगाने से क्या हुआ कि एनुलर पैड कुछ अलग पट्टी है, और अगर सिग्नल एट्रियम में आया संकुंचन का, तो उस वक्त जो वेंट्रिकल जो होते हैं ये रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ अलग पट्टी है, और इनका अगर सिग्नल यहाँ पे अगर सिग्नल आया है कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं गया है, और जब तक यहाँ पे सिग्नल आएगा तब तक ये वाला जो हिस्सा होगा ये रिलैक्स हो चुका होगा। तो इस वजह से चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स हो सकते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन इनमें नहीं पाया जाएगा। ये फिनोमेना है। तो इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियल मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, सेप्टम मतलब वही एक पट समान संरचना, और इंटर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित संरचना। तो कोई टेक्निकल नाम नहीं है, सिर्फ मीनिंग है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर यानी के बीच, वेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकल के बीच, सेप्टम यानी वही एक तिरछी संरचना, पट समान संरचना। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दो वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला सेप्टम। इसके बाद में हम चैम्बर साइज की बात करते हैं। चैम्बर साइज में देखिए, राइट एट्रियम बड़ा होता है लेफ्ट की तुलना में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है राइट एट्रियम की तुलना में। ये आप चैम्बर साइज में ध्यान रखेंगे, जो कि डायग्राम में भी देखिए यहाँ भी यही बात दर्शाई गई है कि ये पट थोड़ा सा तिरछा होता है। ये तिरछा होने की वजह से राइट एट्रियम का इधर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का स्पेस, इन दोनों का स्पेस तो ज़्यादा हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन दोनों का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जबकि इन दोनों का स्पेस ज़्यादा हो जाता है। अब चैम्बर साइज की बात हो गई, अब हम बात करते हैं वॉल थिकनेस की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा
वाल की थिकनेस है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तो होगी ही होगी। इसके पीछे वजह है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में जाता है, तो आपको इतना प्रेशर तो यहाँ पे जनरेट करना ही पड़ेगा कि वो ब्लड शरीर की सारी सेल्स में वापस चला जाए, और सारी सेल्स में जाने के पश्चात वो ब्लड वापस से फिर चक्कर लगा के एक साइकिल कंप्लीट करके और वापस से हार्ट में आए। तो इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए आपको मसल्स की एक मोटी दीवार या मायोकार्डियम जो लेयर है इसको बहुत मोटा करना पड़ेगा, और वाल की थिकनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड कहाँ भेजना होता है? लंग्स में। तो उसको भी आगे ब्लड को भेजना होता है, तो इसलिए इसकी भी दीवार की थिकनेस हालांकि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो कम होगी, लेकिन एट्रियम, दोनों एट्रियम की तुलना में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होगी। अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा, राइट वेंट्रिकल की थिकनेस कम। अब बात करें राइट एट्रियम की और लेफ्ट एट्रियम की, तो देखिए एट्रियम जैसे हार्ट की हम बात करें तो ये ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल, तो इसके जस्ट नीचे ही वेंट्रिकल उपस्थित हैं। तो जस्ट नीचे ही हैं, सिर्फ एक वाल खोलना है और ब्लड को नीचे भेजना है, तो इसके लिए इतने ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता आपको कतई नहीं है। तो ज़्यादा प्रेशर की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों की जो वाल की थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है। अगर फिर भी कंपैरेटिवली पूछे कि किसकी ज़्यादा, तो लेफ्ट एट्रियम की ज़्यादा। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पूछे तो किसकी ज़्यादा? लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ये आपकी थिकनेस की बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस चैम्बर में कौन कौन से पाइप आके खुलते हैं, उन पाइप को क्या कहते हैं, और इन पाइप पे कौन कौन से वाल्व लगे होते हैं। तो वाल्व की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर इस डायग्राम में वाल्व की बात करेंगे तो ये डायग्राम बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ सिर्फ पाइप की बात करेंगे, कौन सा पाइप कहाँ से आता है, कौन सा ब्लड दे के जाता है और कौन सा ब्लड लेके जाता है, तो इन सभी की हम बात करेंगे। देखिए शरीर की जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, मोस्ट ऑफ फेफड़ों को छोड़ के बाकी सभी संरचनाओं का ब्लड राइट एट्रियम में आता है। शरीर की जितनी भी संरचनाएं हैं, फेफड़ों के अलावा सभी संरचनाओं का ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। बस बात खत्म। जितनी भी सेल्स होंगी उनमें सारी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड होने के से पहले वो हार्ट में आएगा और हार्ट से फेफड़ों में जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में जो होते हैं लंग्स, लंग्स के साथ में एल्वियोलाई जुड़ी हुई होती है, इसलिए। तो जैसे हम श्वसन लेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब होगी तो उसमें ऑक्सीजन अंदर आती है और वो फिर ब्लड से CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। तो देखिए जितने भी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिए। किन किन पाइप से होके आएगा? प्री केवल या सुपीरियर वेना कैव, पोस्ट केवल या इंफीरियर वेना कैव, और तीसरा है कोरोनरी साइनस। इन तीनों पाइपों के जरिए पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि कौन सा पाइप कहाँ से ब्लड लेके आएगा। देखिए प्री केवल या सुपीरियर वेना कैव की आप बात करते हैं, तो ये डायफ्राम के ऊपर जितनी भी संरचनाएं हैं उन सभी का ब्लड कलेक्ट करेगा, जिसमें लंग्स आ गए, एल्वियोलाई आ गई, आपके फेस में आईज आ गई, चिक्स आ गए, ब्रेन आ गया। तो इसके ऊपर आपकी जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं उन सभी का ब्लड सुपीरियर वेना कैव कलेक्ट करेगी। इनकी संख्या ह्यूमन में 1 होती है और रैबिट में 2 होती है। तो इन सभी का प्री केवल करेगी, किससे? डायफ्राम से ऊपर ऊपर जितनी भी संरचनाएं हैं उन सभी का। अब डायफ्राम से नीचे वाली संरचना का, जितनी भी डायफ्राम से नीचे संरचनाएं होती हैं, जैसे गोनड्स हो गए, जैसे लेग्स हो गए, इन सभी का जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, इन सभी का ब्लड कलेक्ट करेगी पोस्ट केवल वेना कैव, और पोस्ट केवल वेना कैव से ये राइट एट्रियम में यहाँ पे आएगा। तो डायफ्राम से ऊपर की बात हो गई, डायफ्राम से नीचे की बात हो गई। हमने एक बार के लिए कहा है कि आप पल्मोनरी यानी फेफड़ों को आप छोड़ दीजिए। अभी अभी आप फेफड़ों को छोड़ दीजिए, फेफड़ों की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसके अलावा जितनी भी संरचनाएं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अलावा एक हार्ट बच गया। तो हार्ट की जो वाल होगी
हार्ट की वाल को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी मसल्स हैं, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पोषण चाहिए। तो इसकी जो वाल होगी उसमें पाइप जो खुलता है वो होता है कोरोनरी साइनस। तो हार्ट की वाल को जितना ब्लड सप्लाई होता है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में आ जाता है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि कहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड आया। शरीर की सारी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आपने कलेक्ट कर दिया। लेकिन चूंकि आप ये जानते हैं कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इसको ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। इसके नीचे राइट साइड में ये वाला जो है वो इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल जब खुलेगा तो ये राइट वेंट्रिकल में ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। यानी अगर हार्ट की बात करें तो राइट साइड में जितनी भी राइट साइड में या एट्रियम की बात आप कर लें या वेंट्रिकल की बात आप कर लें, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भरा रहता है। तो यहाँ जो राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी आर्क के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला जाएगा। अब ये जो मोटा पाइप, यहाँ एक मोटा पाइप आपको दिख रहा है इसको पल्मोनरी आर्क कहते हैं, और ये नीचे जो दो पाइप आपको दिख रहे हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स को चला जाता है। देखिए हम पढ़ते हैं कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है, और ऐसे ही जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। तो यहाँ पे जो आर्टरी है वो आर्टरी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट है, किसी भी संरचना को ब्लड देने वाली नली या पाइप, किसी भी संरचना को ब्लड देने वाला जो पाइप है उसको हम आर्टरी ही कहते हैं। आर्टरी घर से ब्लड देती है क्या? नहीं, ये हार्ट से ब्लड लेके और फिर उस अंग को प्रदान करती है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट से ब्लड ले रही है और हार्ट से ब्लड लेके ये लंग्स को दे रही है, तो इस वजह से इसका नाम लिया है आर्टरी। लेकिन ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये लंग्स में जाता है। अब लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये लंग्स से पल्मोनरी वेन की सहायता से लंग्स से ये ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। पल्मोनरी वेन की संख्या ह्यूमन में 4 होती है, रैबिट में 2 होती है। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, यहाँ बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व पाया जाता है, ये ओपन होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आने से ये सिस्टेमिक आर्क जो होता है इसकी सहायता से ये ब्लड जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं उन सभी में बट जाएगा। सिस्टेमिक का मतलब दैहिक कोशिकाओं से आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा और एओर्टिक आर्क। ये मोटे पाइप हैं। एओर्टा, देखिए एओर्टा मोटा पाइप होता है, इसके बाद में आर्टरी, आगे और जो छोटे पाइप होंगे उनको आर्टरी कहेंगे, और इसके बाद अगर और भी ज़्यादा छोटे पाइप होंगे तो उनको कैपिलरी कहते हैं। तो ऐसे ये इनकी ब्रांचेज चलती रहती हैं। और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं वाल की, किस में कौन कौन सा वाल पाया जाता है। तो देखिए आर्टरी में वाल पाए जाते हैं क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं अंगों तक, और उसमें प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आर्टरी जहाँ भी आपको मिलेगी वहाँ पे आपको वाल पक्का ही पक्का मिलेगा। लेकिन वेन और वेना केव जो होते हैं इनमें वाल नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, लेकिन पाए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वेन और वेना केव में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के ये वापस हार्ट में आते हैं। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस वजह से जो वेन और वेना केव जो ब्लड कंटेन करते हैं उसमें प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ नॉर्मली वाल नहीं पाए जाते हैं, वाल सिर्फ आर्टरी में ही पाए जाएंगे। तो ऊपर हमने देखा था राइट साइड में एट्रियम में 3 पाइप खुलते हैं, प्री केवल, पोस्ट कैवल और कोरोनरी साइनस। तो इसमें पाए जाने वाले जो वाल हैं उनका नाम है हैवर्सियन, थिबेसियन और यूस्टेकियन।
इसके बाद सिस्टमिक आर्क आपने देखा नीचे, और पल्मोनरी आर्क आपने देखा। इन दोनों पे ही सेमी ल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं। और पल्मोनरी वेन, तो जैसा कि बताया गया है कि वेन पे आपको वाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉल्व जो होते हैं वो सिर्फ आर्टरी पे ही लगते हैं, तो यहाँ एब्सेंट होता है। और देखिए RTLB ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व जो है वो पाया जाता है। बाइकस्पिड को आप मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम मिट्रल वाल्व होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोल्ड की। फोल्ड क्यों ज़रूरी है? फोल्ड ज़रूरी है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए। अब कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, किस लेयर में होते हैं, ये सभी जानिए। देखिए सबसे अंदर वाली वाल एंडोकार्डियम यहाँ आपको दिख रही है, तो सबसे अंदर वाली ये जो वाल हो गई, ये हो गई आपकी एंडोकार्डियम। ये बीच वाली जो है, ये वाली आपको दिख रही है, ये है मायोकार्डियम। अब देखिए आपको एक छोटे फोल्ड आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये इस प्रकार के ये छोटे फोल्ड हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोकार्डियम की वजह से ये फोल्ड बने हुए हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रेबिक्यूलाई कार्नाई। ये छोटे फोल्ड होते हैं और ये सिर्फ एंडोकार्डियम के बने होते हैं, इनको कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई कार्नाई। और दूसरे प्रकार के फोल्ड हैं, तो दूसरे प्रकार के ये बड़े फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं 3। तो ये जो फोल्ड होते हैं इनमें ऐसा आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए इनमें मायोकार्डियम जो है वो अंदर की तरफ धसी है, और मायोकार्डियम के अंदर की तरफ धसने के कारण जो एंडोकार्डियम थी वो अंदर जा उसमें अंदर इन्वेजिनेशन हो गए, और इस वजह से ये फोल्ड बने हैं। तो दूसरे प्रकार के लार्ज फोल्ड इसमें हो गए, जिसको पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। तो पेपिलरी मसल्स ये कौन से फोल्ड हो गए? ये लार्ज फोल्ड हो गए, जो कि मायोकार्डियम, ये आप मायोकार्डियम देख सकते हैं, जो कि मायोकार्डियम के इनसाइड इन्वेजिनेशन के कारण से बनते हैं। और ये जो धागे पेपिलरी मसल्स को इस बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से जोड़े रखते हैं, इनको बोलते हैं कोर्डाई टेंडाई। ये मसल्स के द्वारा बने हुए फाइबर होते हैं। इनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये जो फ्लैप होते हैं, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के ये जो फ्लैप होते हैं ये बंद और खुलते हैं। तो ये इनका काम हो गया। तो देखिए एट्रियम की लेयर पे कोई फोल्ड नहीं पाया जाता है, आप देख चुके हैं। फोल्ड सिर्फ वेंट्रिकल की इनर लाइनिंग पे होता है, और यहाँ पे 2 प्रकार के फोल्ड पाए जाते हैं। छोटे फोल्ड नंबर में ज़्यादा होते हैं और ओनली एंडोकार्डियम के बने हुए फोल्ड होते हैं, इनको कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई कोर्नाई। और दूसरे प्रकार के फोल्ड जो कि लार्ज फोल्ड हैं, इनसाइड इन्वेजिनेशन ऑफ एंडोकार्डियम से बने हैं, और इसको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। अब ये जो पेपिलरी मसल्स होती हैं, इनमें कोर्डाई टेंडाई जो फाइबर आपने वहाँ ऊपर डायग्राम में देखे हैं, ये बाई और ट्राइकस्पिड से जुड़े रहते हैं, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये ओपन नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ के टाइम पे क्या होता है और बर्थ से पहले क्या होता है। देखिए जब बर्थ होती है तो उस टाइम पे ह्यूमन हार्ट में प्रॉपर 4 चैम्बर होते हैं, या मायोजेनिक हार्ट की हम बात करें तो प्रॉपर 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि फिश में 2 ही चैम्बर होते हैं, सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो पूर्वजों के एंसेस्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो शो होते हैं, क्योंकि हम अपने एंसेस्टर से बने हुए हैं। हम जिन भी पूर्वजों से बने हुए हैं, हम उनके लक्षण जो होते हैं हमारे में वो रिपीट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसको बोलते हैं एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे लक्षण होते हैं। दोनों एट्रियम जो होते हैं, लेफ्ट और राइट जो एट्रियम होते हैं, उनके बीच में एक प्लग पाया जाता है, इसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं, जो बिफोर बर्थ ओपन होता है और आफ्टर बर्थ ये क्लोज होता है। बर्थ के बाद में जब ये क्लोज होता है तो इसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं। ऐसे ही नीचे आपने पल्मोनरी आर्क पढ़ा है इधर, और ये पढ़ा है आपने सिस्टेमिक आर्क। इन दोनों के बीच में एक वेसल्स इनको कनेक्ट करती है, जिसको बंद होने के बाद में बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और आफ्टर बर्थ इसमें लिगामेंट का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये बंद होता है। तो आफ्टर बर्थ तो ये भी बंद हो जाता है और ये भी बंद हो जाता है, और ये पूरा हार्ट जो होता है ये प्रॉपर 4 चैम्बर हार्ट की तरह कार्य करता है। लेकिन बिफोर बर्थ
ये यहाँ पे एक छेद या गड्ढा आप बोल सकते हैं, ये छेद यहाँ पे होता है जिससे दोनों एट्रियम का ब्लड आपस में मिक्स होके और एक एट्रियम। और अगर इस पाइप की बात करें आप, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, बिफोर बर्थ इसका नाम होता है डक्टस आर्टेरियोसस। तो मैं बिफोर बर्थ डक्टस आर्टेरियोसस की बात करूँ तो इसमें आके और इन दोनों चैम्बर का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो ये एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल की तरह कार्य करता है, जो कि हमारी फिश एंसेस्ट्री शो करता है। जैसे फिश में दो चैम्बर हार्ट होता है, ऐसे ही ह्यूमन में डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो चैम्बर यहाँ पे शो होते हैं। हालांकि बर्थ के बाद में ये गड्ढा, जो ये छिद्र होता है, ये फोरामेन जो होता है ये भर जाता है, और इस फोरामेन को अब बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ओवेलिस यानी ओवल शेप, एक तरफ से ये ओवल शेप में रह जाता है, इस वजह से इसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। और ये जो वेसल्स यहाँ पे होती है, ये डक्टस आर्टेरियोसस जो होती है, इसमें लिगामेंट का जमाव हो जाता है, और लिगामेंट का जमाव होने के बाद में इसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं, जो कि आफ्टर बर्थ ये बंद हो जाती है। अब बात करते हैं कि यदि ये डक्टस आर्टेरियोसस या फोरामेन ओवलिस है, ये बंद ना हो तो क्या हो। यदि फोरामेन या डक्टस दोनों ओपन रह जाते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस सिचुएशन को ब्लू बेबी या साइनोसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं फोरामेन ऑफ पेंजिनी की। फोरामेन ऑफ पेंजिनी ये क्रोकोडिलिया ऑर्डर में पाया जाता है। हमने बात की थी कि ये पल्मोनरी आर्क है और ये सिस्टमिक आर्क है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक नलिका की बात की थी। तो ये जो नलिका है ये क्रोकोडिलिया ऑर्डर में फोरामेन ऑफ पेंजिनी कहलाती है। तो ये हमने बात की थी यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं एसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजे फाइबर की। तो देखिए ऐसे नोड जो होती है ये प्री कैवल वेना कैव के साइड में हार्ट की वाल में उपस्थित होती है ऐसे नोड। और ऐसे नोड इंटरनोड्यूल फाइबर की सहायता से कनेक्टेड होती है एवी नोड से। ये वाली जो संरचना है ये एवी नोड है। और एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकलता है, और बंडल ऑफ हिज या गुच्छे नुमा संरचना में होता है। उसके बाद में एक राइट बंडल निकल के राइट साइड में चला जाता है और दूसरा लेफ्ट बंडल निकल के लेफ्ट साइड में चला जाता है, जिसको लेफ्ट और राइट बंडल कहते हैं। और लेफ्ट और राइट बंडल जब ये वेंट्रिकल की जो वाल होती है, वेंट्रिकल की वाल में जब ये फाइबर लेफ्ट और राइट जो बंडल होता है ये वेंट्रिकल की फाइबर में वेंट्रिकल की वाल में आ जाता है, यानी कि यहाँ, तो यहाँ इसका नाम हो जाता है पुर्किंजे फाइबर। इन मायोकार्डियम मसल्स, इन लेफ्ट और राइट बंडल को पुर्किंजे फाइबर कहा जाता है यहाँ पे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन वेव के संचरण का आप रास्ता देख सकते हैं यहाँ से। ऐसे नोड आप सभी को पता है, ऐसे नोड पेस मेकर कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, इसको ब्रेन ऑफ हार्ट कहा जाता है। तो ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन वेव बनती है जो सबसे पहले दोनों एट्रियम में को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन हम बात करें सबसे पहले कौन, तो अपेक्षाकृत राइट एट्रियम थोड़ा सा पहले। तो कॉन्ट्रैक्शन वेव मायोकार्डियम में जाएगा, किसकी, राइट एट्रियम की मायोकार्डियम में जाएगा। एंड उसके बाद सेम टाइम दोनों एट्रियम जो होते हैं वो सेम टाइम कॉन्ट्रैक्शन उनमें होता है। लेकिन अगर बात करें कि फिर भी दोनों में फिर भी पहले कौन, तो राइट वाला एट्रियम में थोड़ा सा पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है शुरू। उसके बाद में ये कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें इंटरनोड्यूल फाइबर आ गया, एवी नोड आ गया, बंडल ऑफ हिज आ गया, लेफ्ट एंड राइट बंडल आ गया, और पुर्किंजे फाइबर जो हो गया, ये कंडक्टिंग सिस्टम की सहायता से मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल में पहुंचती है। इसके पश्चात दोनों जो वेंट्रिकल होते हैं वो सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी बात करें कि पहले कौन, तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है उसमें थोड़ा सा पहले संकुंचन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे नोड की। तो ऐसे नोड का पूरा नाम साइनो ओरिकुलर नोड होती है। इसके खोजकर्ता केथ और फेक हैं, उनके नाम के आधार पर इसको नोड ऑफ केथ भी कहा जाता है। इसको पेस मेकर, हार्ट ऑफ हार्ट, ब्रेन ऑफ हार्ट, इन सारे नामों से जाना जाता है। और इसकी खास बात इस मसल्स की क्या है कि ये ऑटोरिदमिक मसल्स है। इसी वजह से, सिर्फ यही वजह है कि मायोजेनिक जो हार्ट होता है उसको ऑटोरिदमिक हार्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी से इम्पल्स लेते नहीं है, इनका खुद का जनरेट किया हुआ इम्पल्स होता है। तो ये ऑटोरिदमिक मसल्स हैं, और ये इनमें सेल्फ एक्साइटेटरी मसल्स इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्व उत्तेजना पाई जाती है, इनमें नर्व इम्पल्स नहीं आता है उत्तेजनशीलता के लिए। और
ऑटोरिदमिक मसल्स का मतलब है कि इनमें जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यूअस, एक समान हार्ट बीट कंटिन्यूअस बनती रहती है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो 70 से 75 पर मिनट ये अपनी हार्ट बीट होती है। 1 मिनट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस 70 से 75 हार्ट बीट जो होती है साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा ये कंटिन्यूअस जनरेट होती है। इस गुण को बोलते हैं ऑटोरिदमिक मसल्स। और ये खुद से ही, यानी स्व उत्तेजन या स्व विवेक से ही ये जो हार्ट बीट है ये, या मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्शन वेव जो है उसका निर्माण करती है, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेटरी मसल्स भी कहा जाता है। लेकिन हार्ट बीट जो होती है उसको एसएनएस और पीएनएस के द्वारा कम और ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए, निर्माण करना ये तो सिर्फ मसल्स के अधीन है, इसीलिए मायोजेनिक हार्ट इसको कहा जाता है। लेकिन जैसे 70 है तो 70 से 60 करना और 70 से 80 करना, तो इस काम को हम नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। 70 से 80 करना यानी कि बढ़ाना, और 70 से 60 करना यानी कि घटाना। तो बढ़ाने और घटाने का काम हम किसके द्वारा कर सकते हैं? नर्वस सिस्टम के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ, सिग्नल जो आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ और टाइमिंग जो है उस हार्ट बीट की, वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन हम नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मायोजेनिक हार्ट होता है। और आप कंडक्टिंग सिस्टम में जानते हैं सेल्फ एक्साइटेटरी मसल्स होती हैं सारी की सारी, बट ये इर्रिदमिक होती हैं, यानी कि इनमें जो 70 से 75 वाली हमने बात की थी, तो वो 70 से 75 हार्ट बीट ये नहीं दे सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है कि ये 70 से 75 हार्ट बीट दे। तो ये बात थी इसकी। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ फेलियर्स की। जैसे ऐसे नोड फेल हो जाए तो क्या तुरंत मृत्यु हो जाएगी? क्या एवी नोड फेल हो जाए तो क्या तुरंत मृत्यु हो जाएगी? क्या आपने न बात की थी अभी कंडक्टिंग सिस्टम की, तो वो फेल हो जाए तो क्या तुरंत डेथ हो जाएगी? तो देखते हैं, अगर ऐसे नोड फेल हो जाए तो सेम टाइम डेथ नहीं होगी, लेकिन हाँ मृत्यु होगी इस केस में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एवी नोड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन वेव का निर्माण कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्शन वेव 40 से 60 पर मिनट बनाती है, जबकि ऐसे नोड 70 से 75 पर मिनट बनाती है। तो कुछ टाइम तक के लिए इंसान जिंदा रह सकता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो पकड़ सकता है इस सिचुएशन में, यदि ऐसे नोड फेल हो जाए तो। और उसको टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिले और यही सिचुएशन ज़्यादा समय के लिए चलती रहे तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन सेम टाइम डेथ उसकी नहीं होगी। अब बात करते हैं, यदि एवी नोड या पेस सेटर फेल हो जाए तो सेम टाइम डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजेस फाइबर ये भी 25 से 30 पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन वेव का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वजह से तुरंत तो डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर सेम सिचुएशन लंबे टाइम तक छोड़ दी जाए तो डेथ पक्का ही हो जाएगी। बट बात करते हैं, यदि कंडक्टिंग सिस्टम ही फेल हो जाए तो कंडक्टिंग सिस्टम फेल होने पर सेम टाइम डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में सिस्टोल नहीं होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल नहीं होगा तो ब्लड जो होगा वो हार्ट में ही उपस्थित रहेगा, सोल सेल्स में नहीं जा पाएगा। और ब्लड अगर सेल्स में नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और आदमी की तुरंत जो है डेथ हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपने हार्ट में देखी। एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, हार्ट में सबसे पहले आपने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी, मायोजेनिक हार्ट में क्या क्या लेयर होती हैं ये सभी आपने देखी। इसके बाद में आपने पेरिकार्डियम देखी, पेरिकार्डियम के बाद में आपने मायोकार्डियम देखी, मायोकार्डियम के बाद में आपने एंडोकार्डियम देखी। तीन लेयर देखने के बाद में हमने इसकी उत्पत्ति पढ़ी। मेजोडर्म से हार्ट की उत्पत्ति होती है, लेकिन एंडोकार्डियम और एंडोथीलियम जो होती है वो एंडोडर्म से बनती है। हार्ट वाल आपने देखी, स्मेनुलर पैड आपने देखी, इंटरओरिकुलर सेप्टम देखा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। चैम्बर साइज की बात की, वाल थिकनेस इसके बीच में जेड बना है तो उसकी हमने बात की है। इसके बाद हमने बात की है प्री केवल वेना कैव, इसमें हैवर्सियन वाल होता है, पोस्ट केवल वेना कैव इसमें यूस्टेकियन वाल होता है, और कोरोनरी साइनस में थिबेशियन वाल पाया जाता है। सिस्टेमिक आर्क की बात करें तो इसमें सेमिल्यूनर वाल होता है, और पल्मोनरी वेन में किसी भी प्रकार का कोई वाल नहीं पाया जाता है। तो फोल्ड की बात करें तो दो प्रकार के फोल्ड होते हैं, ट्रेबिकुलाई कोरनई। स्मॉल फोल्ड होते हैं, नंबर ज़्यादा, ओनली एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं।
पैपिलरी मसल्स की बात करें तो लार्ज फोल्ड होते हैं इनसाइड इन्वेजिनेशन ऑफ मायोकार्डियम से ये बनते हैं। पैपिलरी मसल्स जो होती हैं ये कोर्डाई टेंडाई फाइबर इनसे जुड़े होते हैं, बाई ट्राइकस्पिड वाल्व को ये पकड़ के रखते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन नहीं हो पाते हैं। बर्थ की बात हमने की कि आफ्टर बर्थ जो गड्ढा होता है वो भर जाता है, जिसको फोसा ओवलिस कहते हैं, और बिफोर बर्थ जो ये होता है ये नहीं भरता, खुला रहता है। नीचे हमने बात की डक्टस आर्टेरियोसस की। डक्टस आर्टेरियोसस बिफोर बर्थ इन दोनों को आपस में जोड़ता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। इसको बर्थ के बाद में बोला जाता है जब इसमें लिगामेंट का जमाव हो जाता है। ब्लू बेबी, अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो इसको ब्लू बेबी कहा जाता है। फोरामेन ऑफ पेंजिनी आपने बात की थी, लेफ्ट और राइट एओर्टा, तो एओर्टा लेफ्ट और राइट जो होगी उसको मिलाने वाली जो नलिका होगी उसको फोरामेन ऑफ पेंजिनी कहते हैं। इसके बाद में एस्टेनोड से संकुंचन तरंग कॉन्ट्रैक्शन वेव का निर्माण होता है। इंटरनोडियल फाइबर की सहायता से एवी नोड तक पहुंचती है और एवी नोड से फिर ये लेफ्ट और राइट बंडल या बंडल ऑफ हिज से होती हुई पुरकिंजे फाइबर यानी वेंट्रिकल की दीवार में पहुंचती है। तो ये सभी बातें जो थी ये हार्ट में शामिल थी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।